हलचल है मची हुई, फैली है ये बात, लगने लगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। और कल मैच नंबर 4 में लाहौर कलंदर ने 9 विकेटों से शिकस्त दी है कोयटा ग्लैडिएटर को। बड़ा वन साइडेड कर दिया था एंड में जाके ये मुकाबला। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ आज के दिन भी एक ही मैच खेला जाएगा विच इज़ बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी। दोनों टीमें जो हैं वो अपने पहले मैचेस हारी हुई हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब इस करंट PSL में अपना अकाउंट खोल लें। मेरे साथ मौजूद हैं और एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद शोला बयान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सबसे पहले शुरुआत कल के मैच से करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कल हमें मौका ही नहीं मिला था इस मैच पे बात करने का। आज भी नहीं मिलेगा। नहीं, आज इंशाल्लाह मिलेगा। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या देखा आपने कल के मैच में? इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी मिस मैच हुआ है। मिस मैच नहीं हुआ। Okay. और लाहौर कलंदर जिस तरह से इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में आगाज किया है ना, तो सबसे मजबूत टीम नजर आ रही ग्राउंड है। फील्ड में लग रही है। नो डाउट कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तगड़ी टीम है, लेकिन लाहौर कलंदर ने जिस तरह से मैच जीता है वन साइडेड, तो जहाँ पे आपको 10-11 रन का रिक्वायर्ड रन रेट था और वहाँ एक ओवर बाकी रह गया। देखिए, फ़खर जमान के तो हमें पता है जिस दिन वो चल जाते हैं उस दिन वो चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हफीज़ की जो कंटिन्यूस फॉर्म चल रही है, क्या ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मेन जो फैक्टर ही यही है। पहले मैच में भी देखें, इसमें भी देखें कि हफीज ही है। फ़खर का आपने कहा, उनकी जो मतलब की बॉलिंग थी ना वो करवाई है जी। ठीक है। हसनैन अगर तेज है ना, कोई भी तेज है, थोड़ा सा आगे बॉल करें, पिच करें, तनवीर सही बताएंगे, फास्ट बॉलर है, शॉर्ट ऑफ लेंथ फ़खर को आप आउट करने जा रहे हैं और 3 डंडों में जब तक नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। तनवीर, बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी, क्योंकि कल बहुत ख़राब बॉलिंग हुई है और इसका फ़ायदा पूरा उठाया है। ऑब्वियसली कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। इफ़ स्पेसिफिकली अगर बॉलिंग की बात करूं तो क्या गलती हुई है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये तो हमें सोचना चाहिए कि अगर 178 रन का टारगेट मिला है लाहौर कलंदर को, ये किसी टीम को भी मिलता, बॉलर्स की मार लगनी है तो कोई शक नहीं है। सही है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि इस PSL के अंदर सबसे एक्सपीरियंस कप्तान कौन है? सरफराज है। उसके अलावा तो कोई भी नहीं है, किसी के पास कप्तानी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आपके बॉलर्स की मार लग रही है, देखें ये तो मुझे भी पता है कि बॉलर्स की मार लगनी ही लगनी हर हालत में। अगर बॉलर्स की मार लग रही है तो आपने जो कॉन्फिडेंस दे रहे हो आप अपने बॉलर्स को, जो हमने क्लिप्स में देखा भी, उसके बाद अगले ओवर में आके वो बॉलर उस तरीके से बॉलिंग कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, हमने राशिद भाई के साथ कप्तानी में बहुत क्रिकेट खेली, हमने मोइन भाई के साथ भी खेली, हमने और लोगों के साथ भी खेली, हमने कभी भी ऐसी कप्तानी नहीं देखी। हमें जब मार लगती थी उस टाइम ये लोग कहते थे कि भाई अब हम जिस तरीके से बोलेंगे अब आप उस तरीके से चलो। ठीक है, हम मोइन भाई की कप्तानी में खेले, रिलैक्स छोड़ते थे बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अब हम जो बोलेंगे वो करोगे। कोहली की मैं मिसाल देता हूँ। कोहली उस टाइम एग्रेशन दिखाता है जब वो किसी को, उनके बॉलर्स आउट करते हैं। कोहली उस टाइम कभी भी अपने बॉलर्स के ऊपर हावी नहीं होता, ये डांटता नहीं है, उसकी मार लगती रहती है। आपने देखा बाउंड्री पे खड़ा रहता है, वो बाउंड्री पे खड़ा रहता है, वो कभी भी शोर नहीं मचाएगा, सर्किल के अंदर भी रहेगा, कभी भी शोर नहीं मचाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की मिसाल सबके सामने है। उनके जितने भी प्लेयर्स धोनी के अंडर में खेले, अगर आप उनके इंटरव्यूज भी सुने, एंग्री। और मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जो नया कप्तान हो, जैसे कि अभी तनवीर ने कहा सबसे ज्यादा PSL के एक्सपीरियंस कप्तान है और जिंदगी में हर लेवल पे कप्तानी की हुई है, तो जो जिस तरह से वो परेशान दिखाई दी, इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। पहले वो देखते हैं कि सरफराज जो है वो काफी एंग्री लगे अपने बॉलर्स पे, अपने फील्डर्स पे। रन भी पड़ते हैं, मिस फील्ड भी होती है, पर जिस तरह से वो मैनेज कर रहे थे थोड़ा सा डिसअपॉइंट। राशिद साहब, शुरू करते हैं आपसे। सरफराज का रवैया, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मुझे तो क्योंकि वी ग्रू अप वाचिंग यू, हमने आपको देखा, वसीम अकरम को देखा, तो जो हमने देखा तो आपका खास स्टाइल था, एक हाथ पीछे होता था, एक हाथ ग्लव का मुंह पे होता था। चाहे जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट हो, आप अंदर जाके ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। मुझे एक याद है पाकिस्तान के मैच में भी सरफराज ने इसी तरह से रिएक्ट किया था, थोड़ा सा शोर मचा था, बट नेक्स्ट मैच में ही केम बैक स्ट्रॉन्ग और उसने इन चीज़ों को पे काबू किया। क्या दोबारा सरफराज को वही करना होगा? कप्तानी या फुटबॉल का मैनेजर जो होते हैं ना, ये भी केस स्टडीज हैं, ये इतने आसान से समझ में आने वाली चीज़ है नहीं।
अगर आप देखेंगे एलेक्स फर्गसन को देखेंगे तो वो एक प्रोफेसर लुक देगा आपको, वो आराम से बैठेगा, कोई शाउटिंग नहीं करेगा। सही है। लेकिन जोसे मौरिन्यो को देखेंगे तो आपको डिफरेंट लुक नजर आएगी, बहुत एजिटेटेड। सेम आप कप्तानी पे आ जाते हैं। अगर आप इंजमाम की कप्तानी देखेंगे तो वो नजर आएगा आपको, यूं करता हुआ नजर आएगा। सही है। सरफराज को देखेंगे वो डिफरेंट होगा, मोइन को देखेंगे डिफरेंट, धोनी को डिफरेंट। मोइन धोनी की बात इसलिए कि ये विकेट कीपर है। बिल्कुल सही है। मेरा ये था कि मैं कप्तानी एज ए विकेट कीपर बिल्कुल एंजॉय नहीं करता था, नहीं करते। सेम चीज़ मैंने पढ़ी गिलक्रिस्ट के बारे में कि उसने कप्तानी नहीं की क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर लेने के लिए कतई तैयार नहीं। थोड़ा बहुत जब कप्तानी मैंने की तो यूनुस और शोएब मलिक मेरे दो राइट और लेफ्ट होते थे जो कि फील्ड को कमांड करते थे। ठीक है, सही है। और मेरा फोकस सिर्फ अपने बॉलर की लाइन एंड लेंथ और टीम के स्कोर के ऊपर होता था। धोनी ने एंजॉय किया और उसका नज़र भी आया आपको, कूल माइंडेड लेके चला। सेम चीज़ मोइन के अंदर नज़र आई मुझे कि बेहतरीन कैप्टन। जहाँ तक विनिंग रेशो की बात करते हैं, सरफराज नंबर 1 पाकिस्तान का विकेट कीपर लिमिटेड ओवर्स के अंदर, इसमें कोई दो आरा नहीं है। ये रिएक्शन आने वाला था, इसके लिए मैं तो मेंटली तौर पे तैयार था। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर रिजवान का आया हुआ है उसके साथ साथ जो सपोर्ट मिली हफीज की, कल मैच में हफीज इनके अगेंस्ट था तो वो हफीज को आउट करना चाह रहा था, जो मुझे ऑब्जर्वेशन है मेरी, हो सकता है गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर साथ में आजम का प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है मीडिया के अंदर। दो विकेट कीपर एक टाइम सरफराज हैंडल नहीं कर पा रहा, तो क्या है अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी मैनेजमेंट के साथ ही लेके चलना है। मोइन आपका कोच है, हेड कोच है और सरफराज कैप्टन है। फील्ड में शो नहीं करना है आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑफ द फील्ड या बैकडोर में चल रही होती हैं, लेकिन आपने रिफ्लेक्शन जो है वो ड्रेसिंग रूम के माहौल को रिफ्लेक्ट किया है कल के मैच के अंदर। बिल्कुल सही तो है। ये देखना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं हुआ एक दो मैच में तो फिर ये जो टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर आगे पकड़ नहीं पाएगी कोई मैच भी। तो इनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, मोइन के लिए भी और सरफराज के लिए भी। क्या ये वाकई प्रेशर की गेम है कि प्रेशर पड़ रहा है सरफराज के ऊपर, इस वजह से उनकी रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस तरह से? देखिए जाहिर सी बात है, रिजवान ने जिस तरीके से परफॉर्म करना शुरू किया है और जो मुस्तकिल बेसिस पे सरफराज टीम के साथ तो जा रहे हैं लेकिन उनको कोई चांस नहीं मिल रहा, और उनको ये भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि इस टाइम जो पोजीशन है सरफराज की, वो तीनों फॉर्मेट में उसको चांस अब बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक रिजवान खेल रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है उसको पहले चांस मिलता है। उसके बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी एनर्जी लगा रहा है पीएसएल के अंदर कि मैं किसी तरीके से कप्तानी अच्छी करूं, किसी तरीके से जितवाऊं टीम को, उसके दिमाग में ये चीज़ भी होगी। और जिस तरह राशिद भाई ने बोला प्रेशर भी है कीपर्स वगैरह का, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ट्वीट ये की है कि इसको कप्तानी से हटा देना चाहिए। नहीं, तो फिर अगर भाई तनवीर की अपनी मेरी अपनी राय है, देखिए उसकी वजह ये है कि अगर इसी तरीके से वो कप्तानी करता रहा, इसी तरीके से वो अग्रेशन शो करता रहा, वही बात जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा, आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर इतना एक्सपीरियंस कप्तान इस किस्म का करेगा इस तरीके से, तो 100% मोइन भाई सोचेंगे कि ही इज वेरी एक्सपीरियंस। आई थिंक वो इन चीजों से सीख के वापस आएगा, नेक्स्ट मैच बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसको हम ब्लेम 50% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दे सकते हैं। हमारे जो मीडिया वाले नाराज हो जाते हैं, वजह क्या है कि मैं अगर दूसरी तरफ देखता हूँ, इंग्लिश टीम को देखता हूँ और इंडियन टीम को देखता हूँ, क्या एट अ टाइम दो तीन कीपर नहीं चल रहे। हमारे एक आता है तो तीनों फॉर्मेट में ही खेलता है। सरफराज आए, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया, उन्होंने किसी को नहीं खेलने दिया। उससे पहले कामरान अकमल थे, नो डाउट अच्छे कीपर बैट्समैन रहे, उन्होंने किसी को नहीं आने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आने दे रहे, आपकी मैनेजमेंट ने मैनेज नहीं किया कीपर्स को सही। अगर अभी सरफराज और ये दोनों साथ खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। किस नंबर पे खिलाएंगे? अगर सरफराज देखिए, सरफराज नंबर को ट्राई किया ऊपर खेलने का। T20 में आपने खिलाया ना, रिजवान को नंबर भी दिया, ठीक है। तो क्या T20 जब इंग्लैंड में हो रही थी उसमें एक मैच खिलाया, हमने खिलाया सरफराज दिया था एंड में, उसके बाद जो अगली सीरीज में उसमें क्यों नहीं खिलाया T20? तो आपने डेलिबरेटली टीम मैनेजमेंट का फॉल्ट हुआ। अभी बेरिस्टो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा इंडिया में, लेकिन बटलर है, फिर उसके बाद फॉक्स भी आ गया खेलने के लिए। तो तीनों को इन सब में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन अगर टेस्ट में देखा जाए तो फॉक्स ज़्यादा बेहतर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वाइट बॉल में आते हैं बटलर और बेरिस्टो आते हैं,
तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है एक विकेट कीपर? बटलर और बेयरस्टो की बैटिंग स्किल्स आर एट अनदर लेवल कि वो इस बात के लिए पुश कर रहे हैं कि उनको मौका मिले। छक्के चौके मारने से उस लेवल पे नहीं आता। अगर आप एवरेज देखेंगे 70 टेस्ट मैच हो गए बेयरस्टो के या 80 हो गए, लेकिन एट पार नहीं है, वो चीज नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। इक्वल टू सरफराज या कामरान अकमल, हमने वेस्ट किया अपने प्लेयर को, वो वेस्ट नहीं कर रहे। जहाँ पे बटलर का 50 टेस्ट मैच खेल रहा है तो 70-80 टेस्ट मैच खेल चुका है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ले लेके घूमने का क्या फायदा है जब आपने मौका नहीं देना है? प्रेशर उतार रहे हैं, ये मीडिया का प्रेशर जो है ना, ये अब मुझे बताइए होम कंडीशन में आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्यों रखा हुआ है इसको? होम कंडीशन में वहाँ रखा क्यों था जब खिलाना नहीं? लोड किस पे डाल दिया? रिजवान पे डाल दिया। अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो साइड पे कौन है? सरफराज, जिसको खेलना चाहिए, एक फॉर्मेट तो खेलना चाहिए। कप्तान भाई T20 से गलत हटाया था, वो अलग डिबेट है जी। तो यहाँ पे अगर आदम अंदर आना चाहता है या दूसरा कोई विकेट कीपर आना चाहे, रोहिल नजीर, उसके तो रास्ते सारे ब्लॉक कर दिया, सारे ब्लॉक। तो नई जनरेशन कैसे टीम के अंदर आएगी? तो ये सबसे बड़ा इशू है। ये सिर्फ सरफराज या रिजवान का इशू नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट का है जो कि मैनेज नहीं कर पाए। अगर जिस टीम की टीम मैनेजमेंट मैनेज नहीं कर पाए तो उसके मैनेजर की क्लास होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तनवीर? यार मैं तो सिंपल सी एक चीज़ समझता हूँ कि जिस तरीके से उसके साथ एटीट्यूड रहा है सरफराज के साथ टीम मैनेजमेंट का या सिलेक्टर्स का, या जिस तरह मिसबा आया है उसने उठा के एकदम से उसको साइड पे कर दिया। मैंने तो साफ सी बात बोली थी कि रिजवान को तो इस वजह से वो लेके आया क्योंकि वो उसके डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेलता है, इस वजह से आके किए, वरना कभी किसी जगह पे इस तरीके से होता नहीं है कि चले आप उसको हटाते हैं 2 फॉर्मेट से हटा दें, लेकिन T20 की कप्तानी से आप उसको नहीं हटा सकते थे क्योंकि वो 2 साल उसकी कप्तानी में टीम T20 में टॉप पे रही है, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। लेकिन बहुत सी जगहों पे मैं सुनता हूँ कि आजम के लिए बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत लोग मैंने सोशल मीडिया पे इधर देखा है, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी उसको खिलाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। और नजर भी अभी ये आ रहा है इट्स टू अर्ली, ही हैज गॉट टैलेंट बट इट्स टू अर्ली। देखो, डू यू एग्री कि टू अर्ली? डोमेस्टिक आजम को डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये PSL हमारी डोमेस्टिक है, मैं लंदन लीग को नहीं मानूंगा, मैं T10 को नहीं मानूंगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। आजम यहाँ पे खेला, अच्छा खेला अपने वनडे टूर्नामेंट में जी, गुड टैलेंट अच्छा है, लेकिन देखिए टैलेंट को आग में फेंकना पड़ेगा और डोमेस्टिक हमारी आग है। जब तक इसमें तपिश महसूस नहीं करेगा ना, जैसे अब्दुल्ला शफीक के साथ हमने किया, जैसे हमने फवाद अबूद के साथ, हसन रजा के साथ हमने किया, शादाब कबीर के साथ हमने किया, ये हमारी हिस्ट्री है। शाहिद नजीर जैसे बॉलर को हमने ज़ाया किया, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमने खुद अपने हाथों से बनाए, खिलाए और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिए। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो एक बहुत बड़ी एक कला है पावर हिटर की, हमें तो जरूरत है परफॉर्म करे, तो उसके लिए तो रास्ता खुला हुआ है। सर होता क्या है कि अभी हम टीवी पे देख रहे हैं अच्छा खेल रहा है, लेकिन उस पर वर्किंग कौन कर रहा है? हमारे पास है ही नहीं। चंद एक अच्छे हाई क्वालिफाइड कोचेज है हमारे पास, बॉटम से टॉप तक कोच है ही नहीं। नेकेड आई वाले कोचेज हैं, साइंटिफिक वे में काम ही नहीं कर रहे। दुनिया 10 साल हमसे आगे जा चुकी है, हम लोग अभी तक पत्थर के जमाने में। सही है, हम इस मैच पे बात कर रहे हैं तो जैसे कि आपको पता है कि 9 विकेटों से सवाल आपने किया था, मैच पे बात करने अब आप आ गए, ठीक है ना, चले करें। इस मैच में कामयाबी हासिल की 9 से लाहौर कलंदर ने, और ऑब्वियसली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ द बैट्समैन फखर जमान और मोहम्मद हफीज, दोनों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। फखर जमान फॉर सम रीजन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जी नाज़रीन, इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे, इनकी बैटिंग पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। यहाँ हमें लेना एक ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे कम स्कोर किस टीम ने बनाया है? टीम टोटल सबसे कम किस टीम का है, ये आपको बताना है। अगर आपको जवाब आता है, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। Glad to have you back in our special transmission for PSL 6 हर लम्हा पुरजोश। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मैच के हवाले से रिपोर्ट देख रहे थे। अब हम वैगन व्हील पर नज़र डालते हैं। फ़खर जमान ने किस तरह से स्कोर किया है।
2 किया है उन्होंने 52 बॉल्स पे और बड़ा अच्छा दिन था उनका। राशिद क्या कहेंगे आप? अगर हम वैगन व्हील देखेंगे कि लास्ट नाइट की है तो दोनों तरफ इनके जो रन की तादाद है वो बहुत ही इक्वली नज़र आ रही है आपको ना। ऑन साइड पे अगर देखेंगे कि उन्होंने रन जो बनाए और ऑफ साइड पे जो रन बनाए उसको परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 45-50% इक्वली होगी। सही है। सेम चीज़ आपको हफीज़ में भी नज़र आएगी कि चारों तरफ विकेट के पीछे तो नहीं लेकिन सामने जहाँ पे इनकी रेंज है हो गई है जी। इनकी ऑफ साइड पे रन बताइएगा कितने बनाए इन्होंने और ऑन साइड पे? ऑफ साइड पे 37 रन किए, ऑन साइड पे 39 रन किए। तो इक्वली रन बनाए ना, तो ये एक्स्ट्रा रन है। ऑफ साइड पे जो इक्वल कर रहे हैं 10-15 रन ये ज्यादा बना रहे हैं दोनों प्लेयर, तो ये आगे हो जाते हैं। और हम इनकी स्कोरिंग रेंज देखें ना, जो इनका रीजन है स्कोरिंग का वो बहुत एक्सीलेंट है दोनों का देखा। अब हम गेल का अगर देखते हैं या सरफराज का देखते हैं, कल के मैच का गेल का अगर वैगन व्हील आ जाए स्क्रीन पे, देखिए गेल का वन साइडेड प्लेयर जी 9 रन है सिर्फ ऑन साइड पे। तो ये कि आपने 59 रन्स ऑन दी, अगर यहाँ 15 रन 9 में 15 रन ऐड कर देते हैं हम ऑफ साइड पे तो टीम के टोटल में स्कोर ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी हाँ, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। और अब वक्त बहुत कम है तो जल्दी से बात करते हैं आज के मैच के हवाले से और बढ़ते हैं हेड टू हेड की तरफ। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं और अब मुकाबला इन दोनों का हो रहा है। ये हेड टू हेड सामने आ रहे हैं आपके। सरप्राइजिंगली मुल्तान ने यहाँ क्लियर बर्तरी हासिल की हुई है। 6 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान हुए, मुल्तान 4 जीता है और पेशावर ज़ल्मी 2 जीता है। क्या कहेंगे राशिद भाई, क्या पोजीशन है इस वक्त दोनों टीमों की? पोजीशन दोनों हारी हुई टीमें हैं, लेकिन ज़ल्मी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, शोएब मलिक, वहाब रियाज, कामरान अकमल ये T20 में परफॉर्म करते हैं, इसलिए पेशावर 5 में तो बहुत अच्छा खेला है। ये छठा सीजन है तो मैं जाऊंगा इनके साथ, ज़ल्मी के साथ जाएंगे। अच्छा, मुझे लग ये रहा था कि पिछले वाले जो मैच में शोएब मलिक मूड में आए थे कुछ अच्छा करने का, और वो जो आउट हुए हैं वो उनका फेवरेट शॉट है, तो ये भी नहीं कह सकते आउट तो हो जाते हैं पहले दूसरे मैच में, लेकिन मलिक इनका मेन प्लेयर है क्योंकि मिडिल ऑर्डर को लेके चलने वाला और अच्छी फिनिश करने वाला जैसे हफीज कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज है कि साथ में अगर हैदर अली खेल रहा है या कोई यंगस्टर खेल रहा है इनके साथ तो ये आगे लेके चल सकते हैं साथ में। दिस इज अ टीम, अगर इनकी स्क्वाड पे नजर डालें तो दिस इज अ टीम जो कि बहुत ज्यादा लोकल प्लेयर्स पे रिलाई करती है, फॉरेन प्लेयर्स पे इतना नहीं। फॉरेन प्लेयर्स में जो है मुजीबर रहमान है इनके पास अच्छे हैं, रवि बोपारा है, साजिद महमूद तेज बॉलर हैं जो कि इफेक्टिव हो सकते हैं। डेविड मिलर अभी आए नहीं है, डेविड मिलर नहीं है, लेकिन मेन जो इनका कामरान अकमल है। अगर 2 फाइनल में पहुंचाने में अगर बात करते हैं, कामरान अकमल मेन की प्लेयर है इनका, उसका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा, टॉम कॉलर, कैडमोर इनको ज्वाइन कर सकते हैं आज के मैच में, शायद हो सकते हैं, ये एक चेंज हो सकता है। साथ साथ मैं ये जानना चाह रहा था कि जो फॉरेन प्लेयर हैं उनका चलने का मसला जो है वो ये है कि यहाँ वही फॉरेन प्लेयर चलेगा जो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ खेलेगा, यानी सब जगह खेलना पड़ेगा। जो प्लेयर है मोस्टली चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं। रवि को देखें थोड़ा स्लो जरूर खेलते हैं लेकिन चारों तरफ खेलते हैं, तो इनकी पिक जो है बाहर के प्लेयर की वो ठीक है। मुजीबर रहमान अच्छा हो सकता है, अब्रार को खिलाना चाहिए इनको क्योंकि वो फिंगर बॉलर है, मुश्किल कर सकते हैं। तनवीर, योर पिक एंड व्हाई? यार मैंने तो ज़ल्मी बोली है लेकिन हम चेंज करना है नहीं, मैं चेंज कर लूंगा, ये तो पहले से बोली है। अच्छा पहले, लेकिन अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो क्रिस लिन को करना चाहिए परफॉर्म करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए। परफॉर्म मुझे तो लगता है ड्रॉप करना चाहिए। क्रिस लिन करना चाहिए या क्रिस लिन जहाँ पे जाता है वहाँ से ड्रॉप हो जाता है। मेरे हिसाब से एडम लिथ होना चाहिए टीम में, वो जबरदस्त हिटर है। यार अगर आपने पहले मैच खिलाया उसको, अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर पहले मैच के बाद तो आप आपको डेफिनेटली मौका तो एक और मिलना चाहिए। आज की हमारी ट्रांसमिशन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है पेशावर ज़ल्मी, मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान में सलाहियत है कि वो बाउंस बैक करें और आज के मैच में कामयाबी हासिल करें। हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.